हे एवरीबडी, हाउ आर यू? आई एम रिचा, वेलकम बैक टू परचम क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। यस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे। बहुत टाइम से बहुत सारे एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए हम स्टैटिक जीके लेकर के आ रहे थे, बट देन हमें सभी बच्चों का ध्यान रखना है। सो बहुत से ऐसे बच्चे जो कि डिमांड कर रहे हैं कि मैम जो फिजिकल फीचर्स या फिजिकल मैप बीच में छूटे हुए हैं प्लीज उन्हें कंप्लीट करवा दीजिए। तो वी आर टुडे डूइंग द फिजिकल मैप ऑफ अफ्रीका। एशिया और यूरोप का फिजिकल मैप हम पहले ही कर चुके हैं। सारे कॉन्टिनेंट्स के पॉलिटिकल मैप मैं आपको याद करवा चुकी हूँ थ्रू द टेक्निक्स। आई रियली होप आपको याद होंगे। सो आज हम पढ़ेंगे फिजिकल मैप ऑफ अफ्रीका या फिजिकल फीचर्स ऑफ अफ्रीका। एंड फिजिकल से पहले पॉलिटिकल मैप ऑफ अफ्रीका अगर आपने देखा होगा तो थोड़ा हेल्प मिलेगा कंट्रीज को थोड़ा बहुत रिकॉग्नाइज करने में। नहीं भी किया होगा तो नो प्रॉब्लम, इसके बाद आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ये पूरा पीडीएफ, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ फिर भी आप पूछते हो तो इसलिए वापस मैं बता रही हूँ, ये आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे perchamclasses.in। और जिन बच्चों को हैंड नोट्स या स्क्रीनशॉट लेने हैं, गो अहेड। ओके, सो नाउ लेट अस बिगिन विद द क्लास। चलिए, सो फिजिकल फीचर्स पे एकदम मूव करने से पहले एक बार लोकेशन और थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और फिर फिजिकल फीचर्स की तरफ मूव करेंगे। थोड़ा आराम से पढ़ाऊंगी ताकि जिन बच्चों को थोड़ा स्पीड स्लो चाहिए होता है उनको प्रॉब्लम ना आए। जो फास्ट पढ़ना चाहते हैं उनके पास ऑप्शन होता है ना, स्पीड बढ़ाकर देखने का। चलिए, सो सबसे पिक्यूलियर इन्फॉर्मेशन से शुरू करते हैं। एरिया वाइज कौन से नंबर पे आता है ये कॉन्टिनेंट? सेकेंड नंबर पे आता है। सो इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन दोनों ही कौन सा है? एशिया है। और सेकेंड नंबर पे एरिया और पॉपुलेशन दोनों में ही कौन सा कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका है। ओके, Now, it is the only continent which lies in all four hemispheres, यानी कि चारों गोलार्धों में या चारों हेमिस्फेयर्स में लाई करने वाला एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, ये अफ्रीका से गुजरता है और इसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है। फिर 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ये भी अफ्रीका से होता हुआ जाता है और इसे वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये 1, 2, 3, 4 चारों ही हेमिस्फेयर में लाई करने वाला एकमात्र कॉन्टिनेंट बन गया। ओके, चलिए अब इसके कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स यानी लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड्स हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो इक्वेटर है इसको कौन से लैटिट्यूड में डिवाइड करता है, यानी इसका नॉर्थ। ये टॉप मोस्ट लैटिट्यूड कौन सा है और नॉर्दर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड कौन सा है जिसके बीच में अफ्रीका लाई करता है? सो अफ्रीका इज डिवाइडेड बाय इक्वेटर बिटवीन 37 डिग्री 21 डिग्री नॉर्थ टू मिनट्स टू 34 डिग्री 51 मिनट्स 15 सेकेंड्स साउथ। वापस से पढ़ देती हूँ बिकॉज मैंने बोलने में गलती की है। अफ्रीका लाइज बिटवीन 37 डिग्री 21 मिनट, इस डैश को क्या बोलते हैं? मिनट बोलते हैं, नॉर्थ टू 34 डिग्री 51 मिनट 15 सेकेंड्स, डबल डैश को सेकेंड्स बोलते हैं, साउथ। मोटे मोटे तौर पे बात करें तो 37 डिग्री नॉर्थ से ले करके और ये लाई करता है 34.5 डिग्रीज साउथ तक। ठीक है, तो ज्यादा कौन से हेमिस्फेयर में आ रहा है? 37 ऊपर और 34.5 नीचे आ रहा है, तो 37 डिग्रीज नॉर्थ की तरफ लाई कर रहा है। नॉट 0.5, 34 डिग्री 51 मिनट्स 15 सेकेंड्स। ठीक है, रफली याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा। अगर हम प्राइम मेरिडियन की बात करें तो वेस्ट और ईस्टर्न हेमिस्फेयर तक इसकी एक्सटेंड कहाँ हो रही है वो देख लेते हैं। सो इट लाइज बिटवीन 17 डिग्री 31 मिनट 13 सेकेंड्स वेस्ट, ये रहा 17 डिग्री। देखो ये है, यहाँ से शुरू करेंगे ना 0, ये 10, ये 20 और 10 और 20 के बीच में यहाँ ये कहीं आ रहा है 17 डिग्री पे। ठीक है, तो 17 डिग्री 31 मिनट्स 13 सेकेंड्स वेस्ट से वहाँ कहाँ तक है? 51 डिग्री 27 मिनट्स 52 सेकेंड्स ईस्ट। तो अगेन देख लीजिए, 0 डिग्री है, 10, 20, 30, 40, 50 और 50 से थोड़ा सा आगे तक जा रहा है तो ये है 51 डिग्रीज ईस्ट। रफली याद रख लेंगे तो 17 डिग्री 51 डिग्री, तो ज़्यादा ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई कर रहा है और ज़्यादा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई कर रहा है 37 डिग्रीज, और नीचे कितना था? 34 डिग्रीज। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आई? नहीं आई। चलिए अब हम देखते हैं पूरा जो सराउंडिंग है अफ्रीका का वो किस किस के थ्रू हो रखा है। इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं एंड लेट अस ट्राई एंड फोकस हियर। चलिए, सो अगर हम नॉर्थ की बात करें, ये पूरा अफ्रीका है, नॉर्थ में किस
वाटर बॉडी या लैंड मास से घिरा हुआ है, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में, ये सारा हमें देखना है। तो नॉर्थ में ये देखो, ये ऊपर यूरोप लाई कर रहा है, वर्ल्ड मैप थोड़ा ध्यान होगा ना, और ये है मेडिटेरेनियन सी। मैंने आपको जब यूरोप याद करवाया था तो यूरोप के और अफ्रीका के बीच में मेडिटेरेनियन सी लाई करती है, तो अफ्रीका के नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी और यूरोप हो गया। एक पॉइंट तो ये समझ में आ गया। अब हम बात करें अगर ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की, ठीक है, ईस्ट तो नहीं, इसको हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ही बोलेंगे। तो देखो, एक तो आ जाएगा ये स्विस कैनाल, है ना, फिर ये रेड सी, ये गल्फ ऑफ एडन, ओके, और ये पूरा एशिया। तो लैंड मास की बात करें तो एशिया आ गया, और वाटर बॉडी में 3 वाटर बॉडीज आ जाएंगी। अभी हम लिखा हुआ भी देखेंगे, है ना, सिर्फ एक बार प्लेसिंग देख लो। प्रॉपर ईस्ट और साउथ ईस्ट की हम बात करेंगे तो ये पूरा इंडियन ओशन है, ओके, और साउथ में भी पूरा इंडियन ओशन चल रहा है। अगर आप बात करोगे वेस्ट की तो ये पूरा कौन सा ओशन है, अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, राइट। अब जल्दी से यहाँ से पढ़ लो। तो देखो, नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी एंड यूरोप, मेडिटेरेनियन सी एंड यूरोप। नॉर्थ ईस्ट की बात करें, स्विस कैनाल, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन एंड एशिया। सो स्विस कैनाल, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन यहाँ लिखा हुआ नहीं है, ओहो, ये रहा गल्फ ऑफ एडन, ये वाला जो हिस्सा है, ओके, और ये पूरा अरेबियन सी आ गया, और ये एशिया आ गया। और इस हिस्से को क्या बोलते हैं, बता चुकी हूँ पहले, सिनाई पेनिनसुला है, सिनाई पेनिनसुला विच इज शेयर्ड बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका। ईस्ट एंड साउथ ईस्ट की बात करें तो पूरा ये जो है, ये पूरा वाटर बॉडी क्या है, इंडियन ओशन है। वेस्ट की बात करें तो दिस एंटायर थिंग इज अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक एंड साउथ अटलांटिक। फाइन, मूविंग ओवर टू सम मोर स्टैटिस्टिक्स या फिगर्स। तो हमने बोला था अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तो कितना एरिया है जो ये कवर करता है, इट कवर्स 3,03,68,609 स्क्वायर किलोमीटर्स, इंक्लूडिंग आसपास के आइलैंड्स को भी, ओके, 30.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स बेसिकली हम बोल सकते हैं। देन अगर हम सरफेस की बात करें, वाटर और लैंड पूरा सरफेस मिला लें अर्थ का, तो उसका रफली 6% अफ्रीका कवर करता है, और अगर हम सिर्फ लैंड सरफेस की बात करें तो रफली 20%, 20.3% इट कवर्स। नाउ वी आल्सो सेड दैट अफ्रीका इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट, तो कितने प्रतिशत आबादी अफ्रीका में रहती है ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, सो 14% अप्रॉक्सीमेटली जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की वो अफ्रीका में रहती है। नाउ अफ्रीका के आसपास बहुत सारे स्मॉल स्मॉल कॉन्टिनेंट्स हैं, लेकिन एक नॉट कॉन्टिनेंट, आई एम सो सॉरी, आइलैंड्स हैं। अफ्रीका के आसपास बहुत सारे स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स हैं, लेकिन एक आइलैंड बहुत पिक्यूलियर और बहुत बड़ा है, वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट आइलैंड है, जिसका नाम है मैडागास्कर, मैडागास्कर, ओके, यहाँ देख लीजिए, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज मैडागास्कर, ओके। और मैडागास्कर बेसिकली अफ्रीका की साउथ ईस्ट कोस्ट के थोड़ा ऑफ है, यानी दूर है, और मैडागास्कर और अफ्रीका के बीच में मोजाम्बिक चैनल पड़ता है। जब मैंने आपको स्ट्रेट्स एंड चैनल्स ऑफ द वर्ल्ड करवाए थे तो ये बताया था, मोजाम्बिक चैनल पड़ता है, राइट। सो इसी के साथ आपका पहला सवाल आ रहा है, जल्दी से मुझे बताइए कि टॉप 3 आइलैंड्स कौन से हैं पूरे वर्ल्ड में, सबसे बड़ा आइलैंड 2nd नंबर पे और 3rd नंबर पे, जल्दी से कमेंट करके बताओ। आइलैंड कंट्री मत लिखिएगा, आइलैंड कंट्री इज डिफरेंट, आइलैंड कंट्री मैं खुद बता देती हूँ, इंडोनेशिया है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री इज इंडोनेशिया। मैं आपसे आइलैंड पूछ रही हूँ, ठीक है। सो अच्छा, अगेन ऑस्ट्रेलिया काउंट मत कीजिएगा, आई नो ऑस्ट्रेलिया भी एक आइलैंड है बिकॉज हर तरफ से पानी से घिरा हुआ है, लेकिन इट इज मोर इनटू कॉन्टिनेंट, उसको कॉन्टिनेंट की तरह ट्रीट किया जाता है, इसलिए अगेन उसको आप मत मानिएगा। सो नॉन कॉन्टिनेंटल लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है वर्ल्ड में, टॉप 3। अब ठीक है क्वेश्चन, चलो जल्दी से बताओ। हम चलते हैं आगे, आंसर वैसे आपको नेक्स्ट स्लाइड पे मिल जाएगा। अच्छा, मैंने ये भी बोला था जब मैंने आपको लास्ट क्लास लिया था ऑफ बुक्स एंड ऑथर्स कि जिसने भी आंसर सबसे पहले दिया होगा उनका नेम हम फ्लैश करेंगे। आज वाले वीडियो पे नहीं किया है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी स्टैटिक जीके की, बिकॉज हम कॉम्बिनेशन में चलाएंगे, फिजिकल ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके साथ साथ में चलेगी। सो स्टैटिक जीके की जो अगली क्लास आएगी उसमें पक्का मैं आपको टॉप आंसर्स जिन्होंने फास्टेस्ट दिए होंगे उनके नाम बताऊंगी, और आज वाले वीडियो के नेक्स्ट जो फिजिकल ज्योग्राफी आएगी उसमें आई विल इंक्लूड फॉर श्योर, ठीक है। चलिए, सो टॉप 5 आइलैंड्स कौन से हैं, सबसे पहला आता है, यहाँ पे देख लो, अगेन लेट मी ब्रिंग इट टू यू, फटाफट से प्लेसिंग देख लो और प्लेसिंग से ही समझ लो, कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री कौन सा, इंडोनेशिया। अब हम बात कर रहे हैं आइलैंड की, 1st नंबर पे ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड
ये कंट्री का टाइटल नहीं मिलता है इसको बिकॉज इट इज अंडर द पॉलिटिकल डोमिनियन ऑफ डेनमार्क, ठीक है। तो ग्रीनलैंड नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे है न्यू गिनी। आइलैंड का नाम क्या है? न्यू गिनी। अगेन ये 2 कंट्री के तौर पे ट्रीट किया जाता है, एक पार्ट है पापुआ न्यू गिनी, एक पार्ट है पापुआ या वेस्ट पापुआ जो इंडोनेशिया के अंडर में आता है, ठीक है। तो बात समझ रहे हैं, ये कंट्री की तरह ट्रीट नहीं होते, इसलिए इनको वर्ल्ड की लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री नहीं कहा जाता, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, आइलैंड कंट्री हमेशा वर्ल्ड की मतलब अभी तक, हमेशा तो नहीं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी आइलैंड कंट्री इज इंडोनेशिया और वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड इज ग्रीनलैंड। सेकेंड नंबर का आइलैंड इज न्यू गिनी। न्यू गिनी के पास में आता है बोर्नियो, बोर्नियो ये 3rd नंबर का है। 4th नंबर जो हम अफ्रीका पढ़ ही रहे हैं मेडागास्कर, वो हो गया। और 5th वापस अमेरिकाज में आ जाओ, बैफिन आइलैंड। ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर, बैफिन आइलैंड, ये हैं टॉप 5 आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। इनका अफ्रीका से लेना देना नहीं है, बट क्योंकि टॉप 4th नंबर की बात आई थी इसलिए मैंने सारे बता दिए, ठीक है। अब ये देख लो, ये जोग्राफिकली तो अमेरिकाज का हिस्सा है ना, अमेरिका में ट्रीट किया जाता है, लेकिन पॉलिटिकली और कल्चरली डेनमार्क के अंडर में आता है, यूरोप के अंडर में आता है, ओके। फिर हम बात करें अगर और कौन से ओशन कौन सा पड़ेगा यहाँ पे, अटलांटिक ओशन पड़ेगा। फिर न्यू गिनी की अगर हम बात करें तो ये ओशिनिया में पड़ता है, और बोर्नियो और कौन सा ओशन आ जाएगा, पैसिफिक ओशन आ जाएगा। बोर्नियो की बात करें, ओशन अगेन पैसिफिक है, वेस्ट पैसिफिक ओशन। और कौन से कंट्री में पड़ेगा बोर्नियो, हो मेरे क्या हो रहा है आज, कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ेगा बोर्नियो, एशिया के अंदर पड़ेगा, ठीक है। मेडागास्कर कौन सा ओशन है, इंडियन ओशन, कॉन्टिनेंट अफ्रीका। फिर हम आ जाते हैं बैफिन आइलैंड, कॉन्टिनेंट इज नॉर्थ अमेरिका, ओशन इज नॉर्थ अटलांटिक, वेरी गुड। चलो अब यहाँ से फटाफट से पढ़ लो, सॉरी जो भी मैं बोलने में मिस्टेक कई बार कर जाती हूँ, जस्ट इग्नोर दैट। सो 1st नंबर पे ग्रीनलैंड है, ऑटोनॉमस टेरिटरी है, डेनमार्क का पार्ट है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पड़ता है, जोग्राफिकली नॉर्थ अमेरिका में आता है, पॉलिटिकली कल्चरली यूरोप में आता है, गुड। चलो नेक्स्ट इज न्यू गिनी, ये रहा न्यू गिनी। न्यू गिनी ओशिनिया में आता है, वेस्ट पैसिफिक ओशन, ओशिनिया पूरा पढ़ा चुकी हूँ, पॉलिटिकली देख सकते हो वहाँ पे। बोर्नियो एशिया में पड़ता है, वेस्ट पैसिफिक ओशन। मेडागास्कर अफ्रीका में, इंडियन ओशन। बैफिन आइलैंड नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। दीज आर द टॉप 5 ओशंस। कमिंग बैक टू अफ्रीका, कमिंग बैक टू अफ्रीका। अब अफ्रीका की हम बात करें, टोटल कितने सोवरेन स्टेट्स हैं, यानी कि कितने इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, 54, ओके। सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट है अल्जीरिया, जो कि पूरे कॉन्टिनेंट का रफली 7% हिस्सा कवर करता है, ओके। सबसे छोटा कंट्री कौन सा है, सेशल्स। सेशल, ये छोटे छोटे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, है ना, करीब 100 से भी ज़्यादा आई थिंक छोटे छोटे आइलैंड्स हैं सेशल्स। और टोटल अगर आप इनका एरिया देखोगे तो 451 स्क्वायर किलोमीटर्स। आई एम नॉट श्योर ऑफ द नंबर ऑफ आइलैंड्स जो कि इसमें है, आप बस इतना देख लो, बिकॉज मुझे नहीं पता, मैंने शायद कभी पढ़ा था, आई एम नॉट रियली श्योर, शायद 115 कुछ आइलैंड्स हैं छोटे छोटे सेशल के अंडर में, और उनका सबका ही टोटल एरिया जो है वो मिलाकर के 451 स्क्वायर किलोमीटर पड़ता है। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट कंट्री, ओके। मोस्ट पॉपुलस की अगर हम बात करें तो नाइजीरिया, नाइजीरिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन अफ्रीका, और पूरे अफ्रीका का करीब 14% आबादी सिर्फ नाइजीरिया के अंदर रहती है, ओके। चलो अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा फिजिकल फीचर की तरफ। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और पिक्यूलियर फीचर है अफ्रीकन पूरे लैंडमास का, और वो है ग्रेट रिफ्ट वैली। ग्रेट बोले या नहीं बोले, रिफ्ट वैली, ठीक है। अब वो डील करती है कहीं ना कहीं टेक्टोनिक प्लेट से, कुछ ज्योग्राफर्स के अनुसार। तो ये क्या है पूरी कहानी मैं पहले समझा देती हूँ। देखो वैसे तो जो पूरा अफ्रीका है वो एक सिंगल टेक्टोनिक प्लेट पे लाई करता है। टेक्टोनिक प्लेट ये रही पूरी अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट्स। ऐसे बहुत सारे लैंड मासेस थे जो कि मिले और फिर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का हिस्सा बने, पहले टूटे फिर मिले। सो जो पूरा अफ्रीका था वो एक ही लैंड मास के ऊपर था, यानी एक ही टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर था, ओके। अधिकतर जो जोग्राफर्स हैं, मतलब ऑल जोग्राफर्स फॉर दैट मैटर, वो यही मानते हैं। लेकिन क्योंकि अफ्रीका में एक रिफ्ट वैली डेवलप हो गई, बहुत वैली क्या है, खाई है, बहुत बड़ी गहरी चौड़ी खाई डेवलप हो गई है, और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद में हो सकता है कि अफ्रीका का ये इस खाई के ईस्ट वाला हिस्सा टूट करके अफ्रीका से अलग हो जाए, राइट। इस पूरी खाई को कहा जाता है रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली, इसकी एलैबोरेटेड इमेज यहाँ पे मैं भी समझाती हूँ, यहाँ आपको शायद दिखेगा नहीं। सो
कुछ ज्योग्राफर्स मानते हैं कि पूरा, जरूरी नहीं है कि पूरा अफ्रीका एक ही टेक्टोनिक प्लेट पे हो सकता है कि एक और टेक्टोनिक प्लेट है और यहीं से अफ्रीका टूट रहा है, लेकिन अधिकतर का ये मानना है कि ये जो रिफ्ट वैली डेवलप हो रही है इसका टेक्टोनिक एक्टिविटी से कुछ लेना देना नहीं है, ये इंटरनल एक्टिविटी अर्थ की हो रही है जिस वजह से क्रैक आ गया, लेकिन इस क्रैक की वजह से सेपरेट हो सकता है अफ्रीका का कुछ हिस्सा, जो कि बाद में कॉन्टिनेंट कहलाया, आइलैंड्स कहलाया, जैसा भी कुछ कहलाएगा। ओके, नाउ सी, ये जो आपको ये वाई शेप्ड दिख रहा है, ये वाई शेप्ड रिफ्ट वैली डेवलप हो गई है अफ्रीका में, जो कि लेट मी ट्राई एंड शो इट टू यू हियर। ये देखो, राइट, ये है रेड सी, है ना। रेड सी से शुरू होकर के ये पूरा आता है इथियोपियन हाईलैंड। अभी हम आगे पढ़ेंगे, इथियोपिया जो कंट्री पड़ता है, इसलिए मैंने कहा था पॉलिटिकल थोड़ा याद होगा तो आइडिया लगेगा। ये जो पूरा इथियोपिया वाला हिस्सा है ये एलिवेटेड है ना, सी लेवल से अच्छा ऊपर उठा हुआ है। यहाँ पे कुछ माउंटेन्स वगैरह भी है, प्लेट्यू हिस्सा है, ये पूरा ईस्ट अफ्रीका प्लेट्यू ही है वैसे, पर ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, इसको बोलते हैं इथियोपियन हाईलैंड। तो इथियोपियन हाईलैंड को डिवाइड करती हुई, इसको बीच में से तोड़ती हुई ये आती है लेक विक्टोरिया तक। ये क्या है? लेक विक्टोरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है, ओके, लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका। यहाँ तक पहुँचने के बाद ये दो हिस्सों में बट जाता है, ये जो रिफ्ट वैली है, एक ईस्टर्न ब्रांच बन जाती है, एक वेस्टर्न ब्रांच बन जाती है। शायद आपको ना एक कलर नहीं दिख रहा होगा, लेट मी ट्राई एंड टेक अनदर कलर, ठीक है। सो यहाँ से स्टार्ट होके ये ईस्टर्न ब्रांच बन गई, ये वेस्टर्न ब्रांच बन गई, फिर ये फर्दर नीचे जाती है, ऑलराइट, एंड फर्दर नीचे जाने के बाद में, और ये लेक मालावी है, मालावी से होती हुई और ये मोजाम्बिक तक एक्सटेंड हो जाती है। तो ये है पूरा वाई शेप, स्टार्ट हुई है रेड सी से, फिर लेक विक्टोरिया के पास आते आते दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गई, लेक मालावी तक और मोजाम्बिक में आकर के यहाँ तक एक्सटेंडेड है ये पूरी वैली। एक बहुत बड़ी खाई, बहुत चौड़ी खाई जो अफ्रीका को तोड़ रही है, और काफ़ी मिलियन ईयर्स के बाद हो सकता है कि अफ्रीका दो हिस्सों में टूट जाए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। अब हम पढ़ लेते हैं यहाँ से। Rift Valley begins from Red Sea and extends through the Ethiopian highlands to the Lake Victorian region, where it subdivides into east and west segments and continues southward through Lake Malawi to Mozambique. ओके, समझ में आ गई रिफ्ट वैली। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा जो पूरा रॉक स्ट्रक्चर है जिससे अफ्रीका बना हुआ है उसके बारे में देखने के। तो देखो, अफ्रीका का जो पूरा रॉक स्ट्रक्चर है, जो पूरा लैंड मास है, वो बहुत स्टेबल लैंड मास है, ओल्ड रॉक सिस्टम से बना हुआ है। अच्छा, जिस तरह से एशिया जब यूरेशिया में टकराया तो बहुत फोल्डिंग क्रिएट हुई, उस वजह से हिमालयाज एंड ऑल दैट बने। अफ्रीकन प्लेट में फोल्डिंग एक्टिविटी भी ज़्यादा देखने को नहीं मिली, पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत कम फोल्डिंग देखने को मिली है, जो मैं अभी बताऊंगी। अदरवाइज फोल्डिंग भी मिसिंग है यहाँ पे, तो यंग फोल्ड माउंटेन्स नहीं है, ओके। सो बहुत स्टेबल लैंड मास है पूरा अफ्रीका। अब पढ़ लेते हैं जो लिखा हुआ है। द कॉन्टिनेंट इज मेड अप ऑफ वेरी ओल्ड क्रिस्टलाइन, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। इन तीन तरह के रॉक्स से बना हुआ है, बहुत हार्ड रॉक्स हैं ये, और इसलिए बहुत हार्ड बेस है। इनको कलेक्टिवली कहा जाता है बेसमेंट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब अफ्रीका ने बहुत लिटिल सफर किया है इन टर्म्स ऑफ फोल्डिंग। फोल्डिंग क्या होती है? जब दो प्लेट्स टकराती हैं तो जो क्रस्ट है वो ऊपर उठ जाती है, मेंटल क्रस्ट सब ऊपर उठ जाएगा, और उस वजह से कुछ ना कुछ एलिवेटेड स्ट्रक्चर, प्लेट्यू या माउंटेन क्रिएट हो जाते हैं। सो यंग फोल्डेड माउंटेन्स आर मिसिंग इन दिस एरिया एक्सेप्ट एटलस माउंटेन्स, जो कि नॉर्थ वेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे, एटलस माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन इन द साउथ। ड्रेकनबर्ग माउंटेन यहाँ पड़ती हैं, ठीक है। तो ये दो माउंटेन हैं जो कि फोल्डिंग का रिजल्टेंट हैं, बाकी आपको फोल्ड माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे। एटलस एंड ड्रेकन्सबर्ग आप याद रखेंगे। सम एक्सटेंसिव एरियाज ऑफ फॉल्टेड प्लेट्यूज आर देयर, है ना, कुछ फॉल्टेड प्लेट्यू आपको देखने को मिलेंगे। मोस्ट हाईलैंड्स एंड माउंटेन्स आर रिजल्ट ऑफ रिसेंट वोल्केनिक एक्टिविटीज। थोड़ी बहुत जो वोल्केनिक एक्टिविटी रिसेंट ईयर्स में हुई हैं उनकी वजह से आपको प्लेट्यू और माउंटेन्स देखने को मिलेंगी, लेकिन अगेन बहुत एक्टिव लैंडमास यहाँ का नहीं है, फोल्ड्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। सो दिस इज अबाउट द लैंडमास। अब हम आते हैं
डेजर्ट की तरफ। अच्छा, डेजर्ट की तरफ मूव होने से पहले मैं थोड़ा सा एक ब्रीफिंग आपको समझा देती हूँ। देखो, इक्वेटर जो जा रहा है ये इसको बहुत ट्रॉपिकल नेचर देता है पूरे कॉन्टिनेंट को, है ना। ट्रॉपिक्स में भी पड़ता है, टेम्परेट में भी पड़ता है। ये वाला हिस्सा जैसे टेम्परेट एरिया में आ गया, है ना। लेकिन जो इक्वेटर के आसपास का हिस्सा है, ये जो बीच वाला आपको हिस्सा दिख रहा होगा, यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पड़ते हैं, ठीक है। रेन फॉरेस्ट के, अच्छा उससे भी पहले एक चीज़ मैं समझाती हूँ। क्योंकि इक्वेटर ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है अफ्रीका को, तो जो ऊपर के जो पूरी क्लाइमेटिक कंडीशन है, वेजिटेटिव कंडीशन है, वही ऑलमोस्ट नीचे रेप्लिकेट होती है। यानी कि ऊपर भी ग्रासलैंड्स हैं, डेजर्ट है, तो नीचे भी ग्रासलैंड और डेजर्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। समझ में आई बात। ऊपर भी इस तरफ माउंटेन्स हैं, तो साउथ में भी यहाँ पे थोड़े माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑलमोस्ट रेप्लिका यानी मिरर इमेज है। एग्जैक्ट नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन थोड़ा बहुत मिलता जुलता सा आपको क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलते जुलते से। हालांकि साउथ कंपैरेटिवली ठंडा है नॉर्थ से, लेकिन फिर भी आपको जो भी वेजिटेटिव या फिजिकल फीचर्स हैं, वो फिजिकल फीचर्स मिलते जुलते मिलेंगे। तो अब देखो, इक्वेटर के आसपास यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है। रेन फॉरेस्ट से थोड़ा आप दूर जाओगे तो यहाँ पे ग्रासलैंड्स मिलेंगे। ग्रासलैंड से थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो ये एक जोन आता है जिसको साहिल बोलते हैं। ये ट्रांजिशन जोन है। अभी इसको छोड़ो, ये वाला हिस्सा देखो, ये पूरा डेजर्ट है, ठीक है। ये डेजर्ट है, तो यहाँ पे भी आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा। नाम वाम सब अभी पढ़ेंगे। और यहाँ पे थोड़ा माउंटेन आ गया, तो यहाँ पे साउथ में भी माउंटेन आ गया। तो ये चीज़ समझ में आई। इक्वेटर पे रेन फॉरेस्ट था, इक्वेटर से जैसे ऊपर जाओगे ग्रासलैंड, और ऊपर जाओगे क्या आ गया, डेजर्ट आ गया। इक्वेटर से थोड़ा नीचे जाओगे ग्रासलैंड, और नीचे जाओगे डेजर्ट आ गया। गेटिंग माय पॉइंट। और ये जो ईस्ट अफ्रीका है, ये हाईलैंड्स हैं। जितनी भी हाईएस्ट पीक्स हैं, माउंटेन पीक्स हैं, वो सब इस एरिया में लाई करती हैं। तो मोटी मोटी बात समझ में आ गई। हाँ, अब एक एक करके हम सारी स्ट्रक्चर्स पढ़ते चलेंगे। तो हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले डेजर्ट्स के साथ में। तो 3 डेजर्ट हम पढ़ेंगे। एक है सहारा, नंबर 1। दूसरा हम पढ़ेंगे ये कालाहारी डेजर्ट, और ये तीसरा हम पढ़ेंगे नामिब डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट? नामिब डेजर्ट। सहारा, कालाहारी, नामिब, ठीक है। कोई ट्रिक टेक्निक की जरूरत नहीं है यहाँ पे। चलो, तो शुरुआत हम करेंगे सहारा डेजर्ट के साथ में। ये नॉर्दर्न जो पूरा एरिया है, थोड़ा सा एक्सट्रीम्स छोड़ दीजिए, जो मेडिटेरेनियन और अटलांटिक कोस्ट वाला हिस्सा है, ये देखो, ये मेडिटेरेनियन के पास में ये थोड़ा फर्टाइल एरिया हो गया। ये वाला अटलांटिक कोस्ट के पास फर्टाइल एरिया हो गया। बाकी ये पूरा जो आपको ब्राउनिश दिख रहा है, ये है सहारा डेजर्ट। वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट, एक होता है हॉट डेजर्ट, एक होता है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट जैसे कि अंटार्कटिका हो गया, आर्कटिक हो गया, बर्फ ही बर्फ है, कोई नहीं रहता, कोई वेजिटेशन खास नहीं है वहाँ पे, तो वो डेजर्ट कहलाता है। तो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट डेजर्ट, अगर हम हॉट और कोल्ड दोनों मिला लें, और अगर हम सिर्फ हॉट डेजर्ट की बात करें तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है सहारा, ठीक है। तो 3rd लार्जेस्ट क्यों? सबसे पहला है अंटार्कटिका, दूसरे नंबर पे है आर्कटिक, और तीसरे नंबर पे सहारा। अंटार्कटिका और आर्कटिक दोनों कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। और हॉट डेजर्ट की बात करें तो सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट दुनिया में सहारा है। एरिया है 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। ओके, लोकेशन क्या है ये आपको दिख रही है, तो देख लीजिए। मॉरिटानिया, माली, नाइगर, चैड, सूडान, इजिप्ट, लिबिया, अल्जीरिया, और थोड़ा सा हिस्सा ये पूरा मोरक्को, थोड़ा ये ट्यूनीशिया, ये सब लेते हुए एरिट्रिया बता दिया मैंने आपको, ये थोड़ा हिस्सा एरिट्रिया का भी। ये सारे कंट्रीज के अंदर ये फैला हुआ है। ऑलराइट, रेंजेस इन एलिवेशन 100 फीट बिलो द सी लेवल से कुछ एक हाई पीक्स भी हैं यहाँ पे, जैसे कि आहगर एंड तिबेस्ती माउंटेन्स यहाँ पे हैं। इस वाले मैप में आपको नहीं दिखेंगी, यहाँ देखिएगा। आहगर माउंटेन्स को हॉगर माउंटेन्स भी कहा जाता है, एंड दीज आर तिबेस्ती माउंटेन्स। तो आहगर एंड तिबेस्ती ये भी पूरे सहारा के अंदर लाई करती है, और तिबेत्सी में ही हाईएस्ट पीक या हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सहारा भी आएगा, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। ये सारे एरियाज में सहारा लाई कर रहा है, और कुछ एरियाज इतने ऊंचे भी हैं यहाँ पे कि वो माउंटेन पीक्स की तरह दिखेंगे आपको। माउंटेन एरियाज हैं बेसिकली, है ना। 11,000 फीट की ऊंचाई तक और उससे भी ऊपर एक्सटेंड हो जाते हैं। तो 2 peaks in the Ahaggar and Tibesti mountains exceed 11,000 feet. Highest peak in Sahara is Emikosi is the highest peak. ये रहा। अगेन आपको यहाँ नहीं दिखेगा, मुझे अंदाजे से बताना पड़ेगा।
यहाँ पे कहीं लाए करेगा, ओके, इन तिबेस्ती रेंज ऑफ नॉर्दर्न चैड। सो नॉर्दर्न चैड, चैड इज द कंट्री, है ना, ये चैड कंट्री है। नॉर्दर्न चैड में यहाँ पे कौन सी पीक है, एमी कोसी, कोसी। तो आप इस पीक पे चढ़ोगे भी तो खुद को कोसोगे कि दूर दूर तक रेगिस्तान के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, तो कोसने से कोसी, एमी कोसी आप याद रखिएगा। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 3415 मीटर्स, यानी कि 11,204 फीट ऊंचाई पर ये पॉइंट है। एंड दिस इज इट। मूविंग ओवर टू अनदर इंफॉर्मेशन। अब देखिए पूरा जो अफ्रीका का नॉर्दर्न बल्ज है, यानी कि जो पूरा नॉर्थ वाला हिस्सा है, ये सहारा डेजर्ट को से ही डिफाइंड है। और सहारा अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ द कॉन्टिनेंट को घेरता है। और बहुत सारे फिजिकल फीचर्स हैं इसमें, जैसे कि अर्ग, रेग, हमाडास एंड ओएसिस। ओएसिस तो आप जानते होंगे, रेगिस्तान के बीच में जो पानी होता है, ठीक है। उसके अलावा अर्ग्स, रेग्स एंड हमाडास क्या होते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। अर्ग्स होते हैं सैंड ड्यून्स, यानी कि जो रेत होती है, जो बालू रेत होती है, जो डेजर्ट की मिट्टी होती है, वो होते हैं अर्ग, उनको कहलाते हैं अर्ग। तो देखो किर किर करती है ना, अर किर, राइट। तो किरकिर से अर्ग आप एसोसिएट कर सकते हो, सैंड ड्यून्स हैं। 20% ऑफ सहारा को ये कवर करते हैं, यानी सहारा डेजर्ट का सिर्फ 20% रेत है, सैंड ड्यून्स हैं, ठीक है। फिर आता है रेग्स। रेग्स आर बेसिकली ग्रेवल, जो कंकड़ी होती है, छोटे छोटे पत्थर होते हैं। सो प्लेन्स ऑफ सैंड एंड ग्रेवल, जो कंकड़ वाली जो मिट्टी होती है वो मेजॉरिटी हिस्सा बनाती है। 70% सहारा डेजर्ट उससे कॉन्स्टिट्यूट हो रखा है। और फिर आते हैं हमाडास। हमाडास आर एलिवेटेड प्लेट्यूज, जैसे कि जो माउंटेन्स वगैरह जो मैंने आपको बताई, आगर एंड तिबेस्ती, वो भी हमाडास का ही एग्जाम्पल है। सो एलिवेटेड प्लेट्यू ऑफ रॉक एंड स्टोन, जो कि ऊंची ऊंची हाइट तक पहुंच जाते हैं, 3353 या 11,000 फीट तक की ऊंचाई तक रीच कर लेते हैं, उनको कहते हैं हमाडास। अर्ग्स, रेग्स एंड हमाडास, ठीक है। चलिए फिर हम आते हैं कालाहारी डेजर्ट पे। ये साउथ में पड़ेगा, है ना, छोटा डेजर्ट है कंपैरेटिवली। दिस इज द कालाहारी डेजर्ट। ये रहा, 3 कंट्रीज में पड़ता है, नामीबिया, बोत्सवाना एंड साउथ अफ्रीका। और कालाहारी का मतलब होता है ग्रेट थर्स्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यास, है ना, ग्रेट थर्स्ट। लोकेशन है बोत्सवाना, नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। एंड एरिया इज 2,59,000 स्क्वायर किलोमीटर। सैंड पीपल, यानी कि जो हंटर्स होते हैं, वो यहाँ पे ज़्यादा दिखेंगे, पाए जाएंगे। गोल्ड माइनिंग के लिए बहुत फेमस है। एंड यहाँ से एक रिवर जाती है, ऑरेंज रिवर, जिसको कि वहाँ पे ओकावांगो रिवर कहा जाता है। ये रही ऑरेंज रिवर, ठीक है। सो दिस इज द रिवर विच फ्लोज थ्रू दिस एरिया। दिस इज इट। चलिए देन नामिब डेजर्ट। नामिब डेजर्ट इज बेसिकली कोस्टल डेजर्ट। यहाँ पे जो आपको कोस्टल एरिया दिख रहा है, नामीबिया और थोड़ा अंगोला और थोड़ा सा साउथ अफ्रीका में पड़ता हुआ, ये पूरा जो आपको ब्राइट पिंक कलर दिख रहा है, दिस इज द नामिब डेजर्ट। वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे पुराने डेजर्ट्स में से एक नामिब डेजर्ट है। कोस्टल डेजर्ट है और वेस्टर्न कोस्ट पे है, टूवर्ड्स Atlantic Ocean, stretches more than 2,000 kilometer along the Atlantic coast of Angola, Namibia and South Africa। और यहाँ पे थोड़ा कोस्ट से अंदर की तरफ नामिब नॉकलफ्ट नेशनल पार्क है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है। सो ये 3 डेजर्ट याद हो गए, सहारा, कालाहारी एंड नामिब। ऑलराइट, मूविंग ओवर टू साहिल। साहिल मैंने आपको बताया था एक ट्रांजिशन जोन है। साहिल बेसिकली ग्रासलैंड्स ही हुआ करते थे, लेकिन जब डेजर्ट में कुछ नहीं मिला तो जानवर बाहर की तरफ मूव करेंगे। यहाँ जो भी कुछ घास, झाड़ियाँ, श्रब वगैरह मिलेंगी वो खाएंगे। ओवर ग्रेजिंग की वजह से धीरे धीरे यहाँ की वेजिटेशन खत्म हो जाएगी और डेजर्ट थोड़ा आगे एक्सटेंड हो जाएगा। इस तरह से डेजर्ट मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा डेजर्ट एरिया था और यहाँ पे ग्रासलैंड थे। साहिल इन दोनों के बीच का ट्रांजिटरी जोन है। इट इज काइंड ऑफ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द डेजर्ट एंड द ग्रासलैंड्स। सो इट इज अ नैरो बैंड। ये पूरा देखिए, पूरा डेजर्ट एरिया चल रहा था, बीच में साहिल आ गया। नैरो बैंड ऑफ सेमी एरिड लैंड। सेमी एरिड लैंड है, पूरी रेगिस्तान वाली आपको यहाँ पे जलवायु या वेजिटेशन या क्लाइमेट टाइप नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रांजिटरी है। थोड़ा वेजिटेशन डेजर्ट फीचर को शो करेगी, थोड़े से ग्रासलैंड है, तो झाड़ियाँ, कांटे की झाड़ियाँ, सूखी झाड़ियाँ, सॉर्ट ऑफ पूरा सब मिलेगा। ट्रांजिटरी जोन बिटवीन सहारा टू द नॉर्थ एंड सुडानियन सवानास टू द साउथ, है ना। ट्रॉपिकल सवानास जो आएंगे उनके और डेजर्ट के बीच में
ट्रांजिशन है। साहिल सफर्स फ्रॉम डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, पानी की कमी और ओवर ग्रेजिंग, डेजर्टिफिकेशन, सारे पेड़ पौधे हट गए, धीरे धीरे डेजर्ट इसकी तरफ पेनिट्रेट हो रहा है, इससे सफ़र करता है। और ये 5900 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है अटलांटिक ओशन से लेके रेड सी तक। देन अफ्रीकन सवानाज, अब देखो हमने देखा था डेजर्ट भी है, साहिल हमने देख लिया, सेमी एरिड रीजन, फिर ग्रासलैंड आएंगे, फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आएंगे, फिर हाईलैंड्स आएंगे, है ना, प्लेट्यूज आएंगे। तो अब हम पढ़ रहे हैं सवानाज यानी ग्रासलैंड्स। अब सवाना बेसिकली ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को कहा जाता है। ग्रासलैंड भी दो तरह के मिलेंगे आपको अफ्रीका में, एक है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, एक है टेम्परेट ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को बोलते हैं सवाना, टेम्परेट ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं? चलो सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से बताओ मुझे, टेम्परेट ग्रासलैंड को क्या कहा जाता है? सो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड यानी सवाना, ये पूरा आपको एक्सटेंड होते हुए दिख रहा है, ठीक है। ये बीच में एरिया आ जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, ये ऊपर डेजर्ट आ गया, ये इधर डेजर्ट एरिया आ गया, ये पूरा प्लेट्यू एरिया आ गया। हाँ सिंपल है ना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो सवाना कवर्स 40% ऑफ अफ्रीका, ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड आप मुझे बताओगे। रोलिंग ग्रासलैंड ऑफ श्रब्स एंड आइसोलेटेड ट्रीज, बेसिकली घास हैं, थोड़ी बहुत श्रब हैं, झाड़ियाँ हैं, दूर दूर थोड़े ट्रीज हैं, इस तरह का सवाना है। और प्रेजेंट बिटवीन डेजर्ट बायोम एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ऊपर डेजर्ट है, बीच में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, उनके बीच में ग्रासलैंड्स हैं। एंड इक्वेटर के दोनों तरफ पाया जाता है, यहाँ से इक्वेटर जा रहा है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों साइड है। अमंग अफ्रीकाज मेनी सवानाज, अफ्रीका में सवानाज हैं, काफ़ी सारे सवानाज हैं, उनमें से सेरेनगेटी प्लेन्स या सेरेनगेटी के मैदान, जो कि कार्टून मूवी देखी थी लायन किंग, देखिए, सो उसमें सेरेनगेटी के मैदान दिखाए गए हैं। सो सवानाज में भी सेरेनगेटी प्लेन्स आर मोस्ट वेल नोन, और सेरेनगेटी 30,000 स्क्वायर किलोमीटर्स से भी अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा स्ट्रेच करता है। फिर हम आते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे, बिल्कुल इधर है ना। अब ये इधर मतलब किधर? इधर का मतलब है जो वेस्टर्न कोस्ट है थोड़ी, यहाँ पे एक नदी जाएगी, कौन सी नदी है? नदी का नाम है, आई होप मैंने लिखा है ना, बाद में पढ़ लिया होगा तुम लोग को, तो सब दिख जाता है यहाँ पे। कॉन्गो नदी, जायर नदी भी जिसका नाम था, कॉन्गो नदी वाला एरिया हो गया, और ये मैडागास्कर में भी स्ट्रेच्ड है, ठीक है। तो बेसिकली वेस्टर्न कोस्ट, अभी पढ़ते नहीं है, इधर से बता देती हूँ। वेस्टर्न कोस्ट कॉन्गो रिवर का जो पूरा बेसिन एरिया है, ये पूरा कॉन्गो रिवर बेसिन है ना, और मैडागास्कर, यहाँ पे ये फैले हुए हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बहुत अच्छी गर्मी, बहुत अच्छी बारिश, ये आइडियल कंडीशन होती है रेन फॉरेस्ट के लिए। सो अकर्स इन द रीजन वेयर हाई टेम्परेचर कंबाइंड विथ हैवी प्रेसिपिटेशन, हैवी प्रेसिपिटेशन यानी बहुत अच्छी बारिश। 80% ऑफ अफ्रीका का रेन फॉरेस्ट सेंट्रल अफ्रीका में कॉन्सेंट्रेटेड है। सेंट्रल अफ्रीका मतलब ये पूरा नॉर्थ एरिया, साउथ एरिया, ये पूरा सेंट्रल एरिया माना जा रहा है ना। अब इसमें भी एक्सटेंड्स अलोंग वेस्टर्न कोस्ट, कॉन्गो बेसिन एंड मैडागास्कर, जो मैंने अभी आपको बताया। इसको जूल ऑफ अर्थ या वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फार्मेसी भी कहा जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को अफ्रीका के, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं जो कि अलग अलग बीमारियों के लिए कामगर होते हैं। अच्छा, यहाँ के जो मैडागास्कर के जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, ये थोड़े से पिक्यूलियर है फ्रॉम, यानी थोड़े से डिफरेंट है बाकी पूरे अफ्रीका में जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है यहाँ से। और यहाँ पे जो प्रजातियाँ मिलती हैं अलग अलग एनिमल्स की, प्लांट्स की, वो भी थोड़ी डिफरेंट हैं। सो बहुत ही रिच है वहाँ के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और अफ्रीका की अगर हम बात करें तो जो बड़े मैमल्स होते हैं, बड़े एनिमल्स जो होते हैं, वो यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं, जैसे एलिफेंट्स वगैरह जो हो गए। ओके, चलो फिर हम आते हैं अफ्रीकन रिवर्स पे। अभी हमने रिवर्स ले ली हैं, जो प्लेट्यू एरिया है वो बाद में कवर करेंगे। सो अब रिवर्स मैं पहले आपको यहाँ दिखा देती हूँ। अफ्रीका हैज़ मैनी रिवर्स, राइट। सबसे बड़ी आती है नाइल या नील नदी, है ना। इजिप्ट इज़ अ गिफ्ट ऑफ नाइल कहा गया था, राइट। सो ये है नाइल रिवर, यहाँ से स्टार्ट होती है और इसमें वाइट नाइल, ब्लू नाइल ये भी मिलती हैं, और ये जा करके नाइल रिवर और ख़त्म हो जाती है मेडिटेरेनियन सी के अंदर, ठीक है। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। लॉन्गेस्ट में कंफ्यूज मत होइएगा, मैं लार्जेस्ट नहीं बोल रही हूँ। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज रिवर नाइल, लॉन्गेस्ट ऑफ अफ्रीका इज ऑफ कोर्स रिवर नाइल, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे जो रिवर आएगी वो आएगी रिवर कॉन्गो। चलो पहले मैं आपको ना यहाँ से पढ़ा देती हूँ, फिर मैं आपको इस पे दिखा देती हूँ।
थोड़ा सा रिलेट करना इजी हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पे देखो 5 सबसे लंबी नदियां हमने, ऐसे तो रिवर्स बहुत सारी हैं यहाँ पे, लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट 5 रिवर्स की हम बात करें, सबसे पहले नंबर पे आएगी नाइल, दूसरे नंबर पे आएगी कॉन्गो जिसको ज़ैर भी बोलते हैं। यहाँ पे अभी देख लो, फिर मैं एलैबोरेट करके भी दिखा दूंगी। यहाँ से स्टार्ट हुई और इक्वेटर को 2 बार काटती है ये नदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है नाइगर। कौन सी रिवर है? रिवर नाइगर। तो ये यहाँ से स्टार्ट होकर के एंड इट कम्स डाउन हियर। फिर है ज़ाम्बेज़ी, रिवर ज़ाम्बेज़ी। तो ज़ाम्बेज़ी यहाँ पे जाएगी एंड देन फिफ्थ इज रिवर ऑरेंज। ऑरेंज रिवर विल बी गोइंग फ्रॉम हियर। सो दिस इज अटलांटिक ओशन एंड दिस इज इंडियन ओशन, है ना, और ये है मेडिटेरेनियन सी, right? So river Nile goes into Mediterranean Sea, then Niger and Congo go into, and of course Orange River also, ये 3 रिवर जाती है अटलांटिक ओशन में, और Zambezi goes into Indian Ocean, ठीक है। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? NCN जो, अब एंशियन जैसे एंशियंट से मिलता जुलता है एंशियन। नाइल जो है वो एंशियंट रिवर मानी जाती है। एंशियंट क्यों? क्योंकि पुरानी सिविलाइजेशन जैसे जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी वो इसके सहारे या इसके किनारे बसी, तो आप ऐसे याद रख सकते हो एंशियंट रिवर, एंशियंट, एंशियन, एंशियन। सो नाइल, कॉन्गो, नाइगर एंड जो इज सिंपल ज़ाम्बेज़ी एंड ऑरेंज रिवर। सो एंशियन, जो, दीज आर द 5 रिवर्स। अब अगर आपको इलैबोरेटेड देखना है तो जल्दी से यहाँ पे देख लीजिए। नाइल मैंने आपको दिखा ही दिया, ये रही रिवर कॉन्गो, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इक्वेटर को 2 बार कट करेगी और यहाँ पे आके अटलांटिक ओशन में गिर जाएगी। NCN, फिर रिवर नाइगर, तो यहाँ से स्टार्ट होती है एंड देन आकर के यहाँ पे गिर जाती है। NCN जो बोले तो ज़ाम्बेज़ी, तो ये रही आपकी ज़ाम्बेज़ी। ज़ाम्बेज़ी स्टार्ट होकर के और इंडियन ओशन में गिर जाती है। ऑरेंज अटलांटिक ओशन में गिर जाती है, ओके। देन अब 2 रिवर्स जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। एक तो है नाइल नदी या नील नदी, तो लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड और नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है, ठीक है। सो इसके बारे में थोड़ा पिक्यूलियर माना जाता है कि भाई नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है, एकदम नॉर्थ में जाकर के मेडिटेरेनियन में गिर रही है। और इसका जो सोर्स है, मेजर सोर्स जो सदर्न सोर्स है, वो लेक विक्टोरिया माना जाता है। और भी छोटे छोटे जैसे कि ये लेक तारा है, इससे ब्लू नाइल भी निकलती है, तो ब्लू नाइल, वाइट नाइल, ये सब मिल करके और फिर नील नदी बना रहे हैं। राइजिंग फ्रॉम द हाईलैंड्स इन साउथ ईस्टर्न अफ्रीका, ये जो लेक विक्टोरिया ये हाईलैंड्स में ही पड़ती है, थोड़ी ये वाला हिस्सा आ जाता है तो यहाँ से निकल के जाती है। सीरीज ऑफ डैम्स, रैपिड स्ट्रीम्स, स्वॉम्स, ट्रिब्यूटरीज और वाटरफॉल्स ये सब बनाती है। इसकी लंबाई करीब 6693 किलोमीटर्स है और बहुत सारी रिवर्स मिल करके नाइल बना रही हैं, जैसे कि ब्लू नाइल, वाइट नाइल, ये मिलती हैं और नाइल बनाती हैं। तो देखो ये रही, ये वाइट नाइल आ रही है, यहाँ से ये ब्लू नाइल आके इसको जुड़ती है, फिर ये आगे नाइल बन करके आगे जाती है, ठीक है। अब हम आते हैं कॉन्गो रिवर। सो कॉन्गो रिवर की अगर हम बात करें तो किन किन टर्म्स में बड़ी है, इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिएगा। एक तो सेंट्रल अफ्रीका में लोकेटेड है, ये बताने की ज़रूरत नहीं, अभी हमने मैप में देख ही लिया था। ये रही कॉन्गो रिवर। River basin is about 3.7 million square kilometer in size and 20% of world's rain forest इसके बेसिन में कवर होते हैं, ओके। मतलब ये जो पूरा एरिया है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला एरिया है ना। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका, ये अभी हमने पढ़ा है, नील के बाद यानी नाइल रिवर के बाद में कॉन्गो आती है। वन ऑफ द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द डीपेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड मानी जाती है, ओके। देन क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर। और द बेसिन बिगिंस इन द हाईलैंड्स ऑफ ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम एंड एम्प्टीज इट्स फ्लोड इनटू द गल्फ ऑफ गिनी। ये जो हिस्सा होता है ये गल्फ ऑफ गिनी कहलाता है। तो वहाँ से स्टार्ट होकर के गल्फ ऑफ गिनी में आकर के खाली हो रही है। फिर अब हम आते हैं ग्रेट अफ्रीकन लेक्स पे। देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट लेक्स ऑल्सो इन अफ्रीकन लेक्स पढ़ेंगे जिनको ग्रेट लेक्स कहा जाता है। कई जगहों पे सिर्फ 3 लेक को ग्रेट लेक माना जाता है जो कि नाइल नदी से जुड़ी हुई हैं, लेकिन मेजॉरिटी प्लेसेस पे 7 लेक्स को ग्रेट लेक्स कहा जाता है। वी विल बी स्टडिंग ऑल 7 ऑफ देम। सबसे पहले नंबर पे आती है लेक विक्टोरिया, सबसे बड़ी लेक भी है, ये
डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है, सबसे बड़ी लेक उससे छोटी, ओके। ग्रेट लेक्स में से ही हम सिर्फ ऑर्डर बता रहे हैं। सो लेक विक्टोरिया सबसे बड़ी लेक है। फिर आती है लेक टैंगेनिका, थर्ड लेक मालावी, लेक तुर्काना, लेक एल्बर्ट, लेक किवू, लेक एडवर्ड अलग अलग हैं, ठीक है। पहले तो इनको याद कर लेते हैं हम, ये सारी लेक याद करनी जरूरी है। विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया थी ना, क्वीन विक्टोरिया, इस लेक विक्टोरिया को क्वीन विक्टोरिया, लेक क्वीन विक्टोरिया भी नाम रखा गया था। सो क्वीन विक्टोरिया के तांगे में माल जा रहा था, माल समझते हैं, पैसा है ना, तो क्वीन विक्टोरिया के तांगे में माल जा रहा था और हम TAKE, हम ताके जा रहे हैं, है ना, ताकना समझते हैं, एकदम ताकना, किसी को देखना, घूरना। सो क्वीन विक्टोरिया के तांगे में माल जा रहा है और हम ताके जा रहे हैं, तो इससे आपको ये 7 लेक्स इसी ऑर्डर में याद हो सकती हैं। विक्टोरिया के तांगे में माल जा रहा है, विक्टोरिया, तांगे से तांगेनिका, माल से मालावी, ताके जा रहे हैं, तुर्काना, ए से एल्बर्ट, क से कीवू और ए लास्ट वाला जो ई है उससे हो जाएगा एडवर्ड, ओके। सो विक्टोरिया के तांगे में माल जा रहा है और हम ताके जा रहे हैं, ओके। चलिए, सो अब आप देख लीजिए ये जो लेक्स है यहाँ पे आपको दिखेंगी। सो दिस इज लेक विक्टोरिया, ऑलराइट, विक्टोरिया के तांगे में है ना। तो अब आपको कौन सी देखनी है, दिस इज लेक टैंगेनिका, राइट। माल जा रहा था तो नीचे आ जाओ, ये रही लेक मालावी, दिस इज लेक मालावी, ओके। और हम क्या कर रहे हैं, ताके जा रहे हैं, तो ऑलराइट, आई होप इट विल बी विजिबल नाउ। लेक तुर्काना, ओके, TA, दिस इज लेक एल्बर्ट, देन के लेक कीवू एंड ई से लेक एडवर्ड। ये 7 लेक्स हैं जो कि ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका कही जाती हैं। फिर हम आ जाते हैं अफ्रीकन ग्रेट लेक्स की थोड़ी और डिटेल के ऊपर, फटाफट से देख लेते हैं। द ग्रेट लेक्स आर लोकेटेड इन कंट्रीज दैट सराउंड द ग्रेट रिफ्ट वैली। अगर आपने ध्यान दिया हो यहाँ पे, ये वाला जो पूरा हिस्सा है, ये देखो, ये मैप इसीलिए मैंने यहाँ लगाया था, आपको मेंशन करना भूल गए। अधिकतर जो लेक्स है ना ये यहाँ पर है, और ग्रेट रिफ्ट वैली का जो हिस्सा है ना ये भी यहीं पे ग्रेट रिफ्ट वैली वाला इलाका है। तो अधिकतर जो ग्रेट लेक्स हैं वो ग्रेट रिफ्ट वैली में है। अच्छा, जब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जो अफ्रीकन प्लेट थी वो अरेबियन प्लेट से जब दूर हुई तो बहुत सारे डिप्रेशन जमीन में आ गए थे, और ओवर द टाइम इनमें जब पानी भरा तो ये लेक्स बन गए। दिस इज हाउ दीज लेक्स हैव डेवलप्ड, ओके। सो ग्रेट लेक्स अधिकतर कहाँ लोकेटेड है, ग्रेट रिफ्ट वैली के यहाँ लोकेटेड हैं, इस एरिया में। एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जब सेपरेट हुआ सऊदी अरेबिया से तो लार्ज डीप क्रैक्स डेवलप हो गए थे अर्थ में, ओके। एंड ओवर द टाइम जब ये पानी से भरे तो लेक्स का फॉर्म इन्होंने ले लिया। लेक विक्टोरिया की अगर हम बात करें, लार्जेस्ट लेक है बाय एरिया। लार्जेस्ट जब हम बोलेंगे तो एरिया याद रखिएगा, क्योंकि वॉल्यूम वगैरह में डिफरेंस आ जाएगा। सो लार्जेस्ट लेक बाय एरिया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक। ट्रॉपिकल लेक की बात करें तो सबसे बड़ी लेक कौन सी है, लेक विक्टोरिया है। वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय सरफेस एरिया आफ्टर लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर है नॉर्थ अमेरिका में, ये सरफेस एरिया में सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। और सेकेंड नंबर पे अगर सबसे बड़ी सरफेस एरिया में फ्रेश वाटर लेक है दुनिया में तो वो कौन सी है, लेक विक्टोरिया है। ट्रॉपिकल लेक अगर हम बात करें सबसे बड़ी यही हो जाएगी, ओके। चलिए, अब हम बात करें अगर लेक तंगेनिका की, तो ये डीपेस्ट, वन ऑफ द डीपेस्ट लेक्स मानी जाती है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम मानी जाती है। देखते हैं अभी, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, एक तो सबसे लंबी, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, ठीक है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट नहीं थी, ये अफ्रीका की लार्जेस्ट थी, कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा। वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज लेक सुपीरियर। वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज लेक विक्टोरिया। अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक बाय सरफेस एरिया इज विक्टोरिया। अफ्रीका की या पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक इज लेक विक्टोरिया। लेकिन वर्ल्ड की सबसे लंबी फ्रेश वाटर लेक इज लेक तंगेनिका, ओके। देन सेकेंड लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम एंड सेकेंड डीपेस्ट लेक आफ्टर लेक बैकल इज तंगेनिका। तो आप देखो,
वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक वॉल्यूम के टर्म्स में अगर हम बात करें, है ना, या दुनिया की सबसे डीपेस्ट, सबसे गहरी लेक, तो ये दोनों ही केसेस में कौन सी लेक आती है? लेक बैकल, ठीक है, जो साइबेरिया में पड़ती है। और अगर हम सेकंड डीपेस्ट लेक की बात करें या सेकंड लार्जेस्ट लेक वॉल्यूम वाइज, है ना, सेकंड लार्जेस्ट वॉल्यूम वाइज या सेकंड डीपेस्ट लेक आफ्टर बैकल, तो वो लेक टैंगेनिका आएगी। सेकंड नंबर पे है और सबसे लॉन्गेस्ट नंबर पे फर्स्ट नंबर पे है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? चलिए अब हम आ जाते हैं इथियोपियन हाईलैंड्स पे। इथियोपियन हाईलैंड मैंने आपको बताया था कि जो ईस्ट अफ्रीका वाला हिस्सा है, यहाँ पे हाईलैंड्स हैं, तो ये पूरा जो हिस्सा है ईस्ट अफ्रीका का, ये पूरा हाईलैंड है। इसमें एक तो है इथियोपियन हाईलैंड, इथियोपिया, ये पूरा इथियोपिया है। इथियोपिया का जो पूरा हिस्सा है वो उठा हुआ है, इसको बोलते हैं इथियोपियन हाईलैंड्स, राइट। और इसके बाद हम पढ़ेंगे ईस्ट अफ्रीकन हाईलैंड्स भी पढ़ेंगे, जो इथियोपिया के नीचे वाला, जो कीनिया वाला, तंजानिया वाला हिस्सा आ जाएगा, वो भी हाईलैंड्स है, बट ये इथियोपियन हाईलैंड कहलाता है। रग्ड मास ऑफ माउंटेन्स इन सेंट्रल एंड नॉर्दर्न इथियोपिया, मेजरली तो इथियोपिया के नॉर्दर्न और सेंट्रल हिस्से में, एंड इट्स नॉर्दर्न पोर्शन रीचेस एरिट्रिया, थोड़ा सा एरिट्रिया तक भी पहुंचता है इसका एलिवेशन। लार्जेस्ट कंटिन्यूस एरिया ऑफ एलिवेशन इन द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट में अगर एलिवेटेड हिस्सा लार्जेस्ट बहुत ज़्यादा कहीं है तो वो इथियोपियन हाईलैंड में है। इसी कारण से इसको रूफ ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है, क्योंकि उठा हुआ लार्जेस्ट हिस्सा अगर अफ्रीका में है तो वो इथियोपियन हाईलैंड्स है। ओके, एंड इसका जो सरफेस है, थोड़ा ही सरफेस है जो कि 4921 फीट से नीचे जाता है, एंड जो इसके समिट्स हैं वो 4550 मीटर यानी कि 14,928 फीट जितनी ऊंचाई भी टच कर लेते हैं। और टॉलेस्ट पीक की अगर हम बात करें इथियोपियन हाईलैंड्स में तो वो है रास दाशेन। रास दाशेन इज द हाईएस्ट पीक इन इथियोपियन हाईलैंड्स, 4550 मीटर्स, यानी कि ये जो हाइट है ये इसी की है। ऑलराइट, सो ये चीज़ समझ में आ गई। इथियोपियन हाईलैंड्स, रूफ ऑफ अफ्रीका, मैंने आपसे क्वेश्चन इंस्टा पे भी पूछा था, एंड दिस इज द आंसर, रूफ ऑफ अफ्रीका कहलाता है इथियोपियन हाईलैंड। फिर हम आ जाते हैं ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू पे। अब देखो यहाँ पे आपको पोजीशन समझ में आ जाएगी। इथियोपियन हाईलैंड मेजरली इथियोपिया तक सीमित है ना, दिस इज इथियोपियन हाईलैंड। लेकिन नीचे अगर आप आओगे, ये भी पूरा कौन सा हिस्सा है? ये भी पूरा प्लेट्यू हिस्सा है, लेकिन ये कौन से कैटेगरी में आएगा? ये ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू में आएगा। ओके, अगर आप देखोगे ये पूरा जो ग्रीन ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है ना, ये पूरा ही प्लेट्यू एरिया है, लेकिन उसमें हमने इथियोपिया अलग देख लिया और ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू हम अलग देखेंगे। तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल अफ्रीका इन युगांडा, केन्या, तंजानिया, यहाँ पे जो प्लेट्यू हिस्सा है उसको कहते हैं ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, ठीक है, युगांडा, केन्या और तंजानिया। एलिवेशन यूजली 1000 से 1500 मीटर है। बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं यहाँ पे, टेबल लैंड्स हैं, टेबल लैंड्स यानी टेबल की तरह फ्लैट लैंड्स जो होते हैं, रिफ्ट वैली है यहाँ पे। ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू का हाईएस्ट जो एरिया है वो कीनिया में आता है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ये कीनिया में है, जहाँ 8000 फीट तक या उससे ऊंचाई तक ये पहुँचते हैं। और हाईएस्ट माउंटेन जो है पूरे अफ्रीका की वो है किलिमंजारो, और वो ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू में लाई करती है। 19340 फीट इसकी ऊंचाई है और ये 5895 मीटर लाई करती है, एंड ये आती है तंजानिया में, ठीक है। कौन सी कंट्री में है ये? तंजानिया में। सो बेसिकली यहाँ पे दिखा रखा है ना, दिस इज तंजानिया, यहाँ पे किलिमंजारो है, ओके। और माउंट कीनिया भी अच्छा खासा ऊंचाई पे है, और ये पूरा इथियोपियन हाईलैंड हो गया, ये पूरा आपका ईस्ट अफ्रीकन हाईलैंड हो गया, ओके। फिर कुछ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बाकी कहीं कवर नहीं हुए, तो वो हमने यहाँ पे कंपाइल कर दिया। हाईएस्ट पीक ऑफ एटलस माउंटेन्स, हमने एटलस माउंटेन्स पढ़े थे नॉर्थ में, याद है एटलस माउंटेन? अच्छा, एटलस माउंटेन्स के बारे में मैं बता देती हूँ, कोई एक मैप आ जाए तो ईजी होगा बताना। यस यहाँ पे देखिए, ये पूरा सहारा है, ये मेडिटेरेनियन, और यहाँ पे ये अटलांटिक कोस्टल एरिया, ऐसे देखो अभी दिख रहा है। चलिए, ये जो एटलस माउंटेन्स हैं ये बेसिकली डेजर्ट को
कोस्टल प्लेन्स या जो कोस्टल एरिया है, मेडिटेरेनियन एरिया, कोस्ट अटलांटिक कोस्ट एरिया, उससे डिमार्केट करने का काम करता है। डेजर्ट वहाँ तक नहीं फैल रहा। तो एटलस माउंटेन्स यहाँ पे दे आर बिटवीन सहारा एंड दी कोस्टल एरियाज, ठीक है। और एटलस माउंटेन्स का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। एंड विच इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एटलस माउंटेन्स? हाईएस्ट पीक माउंट तोपकल, है ना, माउंट तोपकल 4167 मीटर्स। और एक और माउंटेन रेंज है जिसको कई बार माउंटेन्स ऑफ द मून कहा जाता है। वो कौन सी माउंटेन रेंज है? रुवेंजोरी या रेंजोरी माउंटेन्स, रेंजोरी। ओके तो रेन में मून दिखता नहीं है तो रेन से एसोसिएट कर लो कुछ माउंटेन्स ऑफ द मून। और रिफ्ट वैली का मैंने आपको बताया था, टोटल लेंथ और विड्थ में बताऊंगी, वो यहाँ हमने डाल दिया है। टोटल लेंथ इज एस्टिमेट टू बी 6000 माइल्स, यानी 9600 मीटर पूरी लंबाई है इस रिफ्ट की, बहुत लंबी है। ओके और एवरेज विड्थ अगर हम बात करें तो 20 माइल यानी 32 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक चौड़ी है ये जो खाई है। इतना बड़ा डिप्रेशन या इतनी बड़ी वैली या खाई डेवलप हो गई है अफ्रीका के ईस्टर्न पोर्शन में। एंड मतलब एवरेज जो रेंज है बिटवीन 32 किलोमीटर्स टू 50 माइल्स यानी 80 किलोमीटर्स, नॉट 50 किलोमीटर्स, फ्रॉम 32 किलोमीटर्स टू 80 किलोमीटर्स तक ये विड्थ रखती है। एंड आई एम वेरी टायर्ड, आई नो, बिकॉज बहुत लेट नाइट में रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो फॉर एनी लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग द लेक्चर, फॉर ऑल द स्पीकिंग एरर्स वेर एवर आई हैव डन, जो मैंने करेक्ट कर दिए हैं जितना मुझे मेरे नोटिस में आया, बट फिर भी अगर मैंने कुछ मिस्टेक्स की हूँ तो प्लीज़ कंसिडर देम एज सिली मिस्टेक्स जो नहीं होनी चाहिए। बट देन आई वॉज रियली एग्जॉस्टेड द एंटायर डे। एनीवेज आई रियली होप आपको साउथ अफ्रीकन पूरा फिजिकल मैप समझ में आ गया होगा, दिमाग में मैप क्रिएट हो गया होगा। इसमें याद करने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रिक टेक्निक एक आधी जगह जहाँ मुझे लगा वाकई में ज़रूरत है वहाँ दी है, बाकी इसकी कोई नीड नहीं है। मैप देखते चलिए, आप अफ्रीका को मोटे मोटे तौर पे समझ लेंगे तो आपको पिक्युलैरिटी वैसे ही समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद दिस लेक्चर। जल्दी ही वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब हम लेकर के आएंगे अगला वीडियो तो हम अमेरिकाज के साथ में मिलेंगे और ओशिनिया जो बचा है वो भी कवर करेंगे। एंड ऑफ कोर्स बाकी स्टूडेंट्स के लिए जो स्टैटिक जीके है, इंडियन ज्योग्राफी है, वो सब चलता रहेगा, ठीक है। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।